वेक्टर कैलकुलस नाम सुनते ही डेंस फॉर्मूलाज का एक झमेला दिमाग में आता है ना। पर आज इस एक्सप्लेनर में इन्हीं हैंड रिटन फॉर्मूलाज को एक ऐसी अल्टीमेट इजी टू रिमेंबर स्टडी गाइड में बदला जाएगा जो एग्जाम में बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगी। कैलकुलस के कोर डेफिनेशंस और इसेंशियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करना ही इस सेशन का मेन फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लॉजिकल प्रोग्रेशन कुछ इस तरह रहेगा। पहले द फाउंडेशन, फिर ग्रेडियंट यानी द स्केलर टूल, उसके बाद डाइवर्जेंस यानी स्प्रेड इन स्पेस, फिर कर्ल यानी रोटेशन इन स्पेस, फिर लैप्लाशियन यानी द सेकंड डेरिवेटिव और आखिर में कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, द फाउंडेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज में उलझने से पहले सबसे पहला और फाउंडेशनल रूल समझना बहुत जरूरी है। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल, ये तीनों टूल्स दरअसल फर्स्ट डेरिवेटिव के ही अलग अलग स्पेसिफिक वेरिएशंस हैं। फंडामेंटल लेवल पर ये सभी स्पेस में रेट ऑफ चेंज ही मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ग्रेडियंट द स्केलर टूल। यहाँ सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट गोल्डन रूल ये है कि किसी भी वेक्टर का ग्रेडियंट कभी नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल नहीं। ये प्योरली एक ऐसा टूल है जो सिर्फ स्केलर इनपुट्स जैसे टेम्परेचर या प्रेशर पर काम करता है और उन्हें डायरेक्टली एक वेक्टर आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स मटेरियल से आई ये डेफिनेशन एकदम क्लियरली दिखाती है कि ग्रेडियंट वेक्टर पर अप्लाई नहीं होता। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस एक छोटी सी लाइन को दिमाग में बिल्कुल छाप लेना चाहिए। कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ग्रेडियंट अप्लाई करना आना ही चाहिए। पर नीचे दिया गया जनरल फॉर्मूला काफ़ी खास है। r की पावर n का ग्रेडियंट बहुत ही नीटली सिंप्लीफाई हो जाता है। ये सीधे n मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और साथ में r यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये काफ़ी टाइम बचाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, डाइवर्जेंस, स्प्रेड इन स्पेस। सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को रटने के बजाय डाइवर्जेंस को एक फ्लो या स्प्रेड की तरह सोचा जा सकता है, जैसे किसी पाइप से पानी बाहर की तरफ निकल रहा हो। डाइवर्जेंस बेसिकली स्पेस में इसी आउटवर्ड फ्लो या फैलाव को मापने का एक कंसेप्चुअल तरीका है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। एरोज की डायरेक्शन वेक्टर की दिशा बता रही है और उनकी लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर सारे एरोज की लेंथ बिल्कुल बराबर है और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है वहाँ डाइवर्जेंस 0 है, कोई स्प्रेड नहीं है। इसे थोड़ा और फिजिकली विजुअलाइज करते हैं। एक ऐसे सोर्स के बारे में सोचते हैं जहां से सब कुछ हर दिशा में बाहर की तरफ रेडिएट हो रहा हो। ये हुआ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और इसके बिल्कुल उलट एक सिंक जहां सब कुछ अंदर की तरफ सिकुड़ रहा हो, वो हो गया नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो के साथ टेस्ट करते हैं। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस एग्जैक्टली 0 कैलकुलेट होता है, तो फिजिकली उस स्टेट को क्या कहेंगे? जब स्प्रेड बिल्कुल 0 होता है तो उस वेक्टर को सोलेनॉइडल कहा जाता है। एडवांस्ड कैलकुलस में आगे बढ़ने के लिए ये एक बेहद ज़रूरी वोकैब्युलरी टर्म है जिसे ज़रूर याद रखना चाहिए। चलिए अगले वेक्टर ऑपरेटर पर चलते हैं। सेक्शन 4, कर्ल, रोटेशन इन स्पेस। जहां डाइवर्जेंस का लेना देना स्प्रेड से था, वहीं कर्ल पूरी तरह से रोटेशन यानी घुमाव से जुड़ा हुआ है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ऑपरेटर का फाइनल आउटपुट भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकल कर आता है। इस कार्टेशियन डेरिवेशन पर गौर करने से एक क्लियर पैटर्न दिखता है। कर्ल निकालना बेसिकली एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सेटअप करने पर हेवीली डिपेंड करता है। इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को वेक्टर कंपोनेंट्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल डाइवर्जेंस वाले सवाल की तरह यहाँ भी एक लॉजिक अप्लाई होता है। कर्ल के लिए एग्जैक्टली 0 स्टेट होने का आखिर क्या मतलब है? जवाब बहुत ही लिटरल और सिंपल है। अगर कोई रोटेशन मेजर नहीं हो रहा यानी कर्ल 0 है, तो उस वेक्टर को ऑफिशियली इरोटेशनल कहलाया जाता है, बिना किसी घुमाव के, एकदम स्थिर। नोट से इन कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल मैट्रिक्स सेटअप्स का एक मेंटल स्नैपशॉट ले लेना चाहिए। एडवांस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में जब अलग अलग ज्योमेट्रीज में रोटेशन को समझना होता है, तो वहाँ इन स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव्स मास्टर हो गए हैं, तो हम आते हैं 5वें और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर, लैप्लेशियन, द सेकंड डेरिवेटिव।
लैप्लासियन की सबसे कमाल की और स्टैंड आउट फीचर ये है कि एक तो ये सेकंड डेरिवेटिव है और दूसरा ये स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों ही इनपुट्स के लिए मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है। ये इस ऑपरेटर को बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है। आखिर में आते हैं सेक्शन 6 पर, एसेंशियल प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स। चलिए सब कुछ एक रैपिड फायर चेकलिस्ट में रैप अप करते हैं। इस चेकलिस्ट को पूरी तरह से ध्यान में रखना है। हमेशा याद रहे कि इनपुट्स क्या हैं। डाइवर्जेंस 0 होने का मतलब है सोलेनॉइडल और कर्ल 0 होने का मतलब है इररोटेशनल। साथ ही ये जनरल रूल भी कि R यूनिट वेक्टर का कर्ल हमेशा 0 होता है। एग्जाम में कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए ये पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। तो अब वेक्टर कैलकुलस के इन सभी पावरफुल ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली समझ लिया गया है। यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स स्प्रेड और रोटेशन को मेजर करने की मैथमेटिकल लैंग्वेज बिल्कुल तैयार है। तो इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके अगला क्या नया कैलकुलेट किया जाएगा? अगर ध्यान से सोचें तो संभावनाएं बिल्कुल अनंत है। ये एक ऐसा डीप डाइव स्टडी सेशन होने वाला है जहां हम वेक्टर कैलकुलस की जटिलताओं को रटने के बजाय उसे विजुअलाइज करके समझेंगे। इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम 6 अहम कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। बाउंड्री इंटीरियर कनेक्शन, तीनों स्पेशल डायमेंशंस, यूनिफाइड डायमेंशनल लैडर, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टूलकिट, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बनावट और अंत में अल्टीमेट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से, द बाउंड्री इंटीरियर कनेक्शन। अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो वेक्टर कैलकुलस असल में है क्या? देखिए, इसका पूरा का पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, किसी भी ज्योमेट्रिक स्पेस के बाहरी किनारे यानी उसकी बाउंड्री और उसके अंदर के हिस्से के बीच का कनेक्शन। ये अलग अलग डायमेंशंस में कैसे बदलता है, बस यही इसका कोर है। अब अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ ढेर सारे अलग अलग फॉर्मूलों का एक सिरदर्द है, राइट? लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये असल में एक बेहद खूबसूरत यूनिफाइड विजुअल फ्रेमवर्क है। ये थ्योरम्स, ऑपरेटर्स और ज्योमेट्री को एक साथ पिरो देता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस स्लाइड में जो मैप है वो बहुत ही दिलचस्प है। ये हमें 1D पॉइंट्स और लाइन से लेकर सीधे 3D स्फीयर और वॉल्यूम्स तक का सफ़र दिखाता है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे मैथमेटिकल थ्योरम्स असल में उस बाउंड्री और इंटीरियर के बीच एक पुल यानी एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, द 3 स्पेशल डायमेंशंस यानी 3 स्थानिक आयाम। यहाँ महारत हासिल करने के लिए हमारे पास ठीक 3 स्टेप्स हैं। एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जो 1D लाइन से शुरू होकर 3D वॉल्यूम तक जाता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। स्टेप 1, 1D स्पेस में द ग्रेडियंट थ्योरम। ये थ्योरम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि जब आप एक 1D लाइन कर्व पर ग्रेडियंट को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको बस उसकी बाउंड्री के पॉइंट्स का डिफरेंस मिलता है। और यही कारण है कि किसी क्लोज्ड लूप इंटीग्रल का रिजल्ट हमेशा बिना किसी शक के 0 आता है ना? कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे डायमेंशन पर। यहां स्टोक्स थ्योरम कर्ल ऑपरेटर का इस्तेमाल करती है। इसका काम बहुत सीधा है। ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को, जैसे यहां जो ऑरेंज कलर का लूप दिख रहा है, एक ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है, जिसे आप इस फैले हुए नीले जाल की तरह विजुलाइज कर सकते हैं। और अंत में स्टेप 3, जहां हम 3D स्पेस में एंट्री लेते हैं। गॉस थ्योरम यहां डाइवर्जेंस का उपयोग करती है। ये क्या करती है? ये एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल को, जो कि यहाँ ऑरेंज कलर का बाहरी आवरण है, सीधे एक वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल देती है, जो उस सॉलिड नीले रंग के अंदरूनी कोर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल स्टडी नोट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। एक गॉस थ्योरम को काम करने के लिए सख्ती से एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस चाहिए जो 3D वॉल्यूम को पूरी तरह से इनक्लोज करती हो, यानी घेरती हो। इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्क जैसी कोई भी फ्लैट या ओपन सरफेस यहाँ मैथमेटिकली पूरी तरह से इनवैलिड है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द यूनिफाइड डायमेंशनल लैडर। अब ये वो पल है जिसे देखकर आपको सच में आहा वाली फीलिंग आएगी। ग्रेडियंट से लेकर स्ट्रोक्स और फिर गॉस तक ये पूरी सीढ़ी हमें एक यूनिवर्सल सच दिखाती है। वो ये कि किसी इंटीरियर रीजन पर डिफरेंशियल ऑपरेटर का इंटीग्रेशन पूरी तरह से उस ओरिजिनल फंक्शन को उसकी बाउंड्री पर इवैल्यूएट करने के बराबर होता है। और मजे की बात यह है कि डायमेंशन चाहे कोई भी हो, ये रूल हमेशा लागू होता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टूलकिट।
मान लीजिए आपको कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम्स के लिए दर्जनों अलग-अलग इक्वेशंस याद करनी पड़े। कितना मुश्किल होगा, राइट? खैर, अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हमें बस 4 यूनिवर्सल मास्टर फॉर्मूलों और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के एक सेट की जरूरत होती है। ये पूरी कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देते हैं। लेकिन इन मास्टर फॉर्मूलों को यूज करने के लिए हमें स्केल फैक्टर्स को समझना होगा, यानी F, G और H। ये वो वेरिएबल्स हैं जो एग्जैक्टली ये क्वांटिफाई करते हैं कि एक स्टैंडर्ड ग्रिड के मुकाबले हमारा फिजिकल स्पेस कितना कर्व्ड है या कितना डिस्टॉर्ट हो गया है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बनावट यानी उनकी एनाटॉमी। अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रेडियंट फॉर्मूले में स्केल फैक्टर्स बस एक सिंपल एक्सटर्नल डिवाइजर की तरह बाहर बैठे होते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस में वहां वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बिल्कुल अंदर फंसे होते हैं। और यही वो चीज है जो कर्व्ड स्पेस के लिए पूरे कैलकुलस को फंडामेंटली बदल देती है। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत क्रूशियल है। अब कर्ल ऑपरेटर को देखिए। यहां स्केल फैक्टर्स उस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के अंदर के कंपोनेंट्स को स्केल करने का काम करते हैं। और जहां तक लैप्लेसियन की बात है, सेकेंड ऑर्डर स्पेशल चेंजेस को हैंडल करने के लिए इसे एक बहुत ही स्पेसिफिक नेस्टेड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक पजल के टुकड़ों की तरह एकदम फिट बैठता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, द अल्टीमेट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये सच में वेक्टर कैलकुलस का रोजेटा स्टोन है। ये आपको वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स और स्केल फैक्टर्स देता है जिनकी मदद से आप उस यूनिवर्सल टूलकिट को किसी भी स्पेशल सिस्टम में तुरंत अडैप्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने इसे समझ लिया तो आप किसी भी सिस्टम में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस स्टडी सेशन को समराइज करते हैं। हमारे मेन टेकअवेज क्या हैं? पहला, वेक्टर कैलकुलस बाउंड्रीज को इंटीरियर से जोड़ता है। दूसरा, डायमेंशनल लैडर 1D से 3D फॉर्मूलों को एक ही धागे में पिरोती है। ओपन और क्लोज सरफेस के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स से रटने की झंझट खत्म होती है। स्केल फैक्टर्स बताते हैं कि डिस्टॉर्शन कैसे काम करता है। और फाइनली, ये रोजेटा स्टोन मैट्रिक्स आपके लिए सबसे बड़ी कंप्यूटेशनल चाबी है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, मैं आपके लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोच कर देखिए, अगर मैथ्स खुद उस स्पेस की ज्योमेट्री के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है जिसे वो नाप रहा है, तो क्या पता हमारे यूनिवर्स का असल आकार अपने अंदर और कौन-कौन सी रहस्यमयी सच्चाइयों को छिपाए बैठा हो। इस बारे में जरूर सोचिए।